Good morning, student. We start our importance, need, advantages of warehousing. इसमें हमने warehousing में मीनिंग पढ़ लिया था. एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ. मीनिंग था warehousing means to keep the material safe in specially manufactured building by arranging it systematically. वेयरहाउसिंग का मतलब होता है कि मटेरियल को सेफ तरीके से संभाल के रखना, जहाँ पर कि हमने जो भी मटेरियल प्रोड्यूस किया है उस मटेरियल को सिस्टेमेटिकली सेफ तरीके से संभाल के रखना, वो वेयरहाउसिंग होता है. वेयरहाउसिंग इज़ मेड फॉर कीपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल इन व्यू. जो वेयरहाउसिंग का जो बनता है, इज़ मेड फॉर, क्यों बनाते हैं वेयर? कीपिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेल इन व्यूज. इन इट द थिंग्स इज मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट. यानी जब हम उस गुड्स को बेचने के लिए जाएं कुछ टाइम पीरियड के बाद, तब उसका ओरिजिनल, उसका जो नेचर है, जो ओरिजिनल स्टेट है उसकी, वो बनी रहे, मेंटेन रहे. जितने भी हमारे क्रॉप्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, इन सभी को हम वेयर हाउस में, स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में संभाल के रखते हैं. जब इनका सेल का टाइम आता है उस समय इनकी जो ओरिजिनल स्टेट है, जो ओरिजिनल क्वालिटी है, वो मेंटेन रहती है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रॉप्स वाली चीज़ों में या फ्रूट्स को ही हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं. ऐसे बहुत सारे हमारे गुड्स होते हैं जिनको रखने के लिए हमको वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कि हम अपने गुड्स को, जो हमारे इंडस्ट्री से जो गुड्स प्रोड्यूस होता है, उसको भी रखने के लिए हमको वेयर हाउस की नीड होती है, ताकि जो भी हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है वो उसकी ओरिजिनल स्टेट में, जब तक कि उसका सेल्स का टाइम आता है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में मेंटेन रहता है. वेयर हाउसिंग इज़ बोथ फॉर रॉ एंड मैन्युफैक्चर. जो रॉ मटेरियल है उसको भी हमको सेफली तरीके से स्टोरेज करके रखना पड़ता है, और जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है, जो बन चुका है, जो फिनिश्ड हो चुका है, उसको भी हमको सेफली तरीके से रखना पड़ता है. तो यहाँ से हमने मीनिंग देखा था. उसके बाद हमने फंक्शंस देखे थे वेयर हाउसिंग के. फैसिलिटी टू स्टोरिंग, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. फाइनेंशियल हेल्प मिलती है इससे. स्टेबिलिटी इन प्राइजेस. मैंने आपको बार बार बताया कि वेयर हाउसिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये डालना पड़ेगा कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ के वजह से ही मार्केट में प्राइजेस स्टेबल रहती है. बिकॉज जब बल्क में प्रोडक्शन होता है तो उस समय उसकी उतनी डिमांड नहीं होती है. अगर उसी समय हम पूरा गुड्स अगर मार्केट में डाल देंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम होगी. हमेशा जो मार्केट में, आप लोग कॉमर्स वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो भी प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्स से होता है. जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी प्राइसेस हाई होगी, जितनी सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी उतनी प्राइसेस फॉल होती है. तो मार्केट में हमको बैलेंस करके रखना पड़ता है डिमांड और सप्लाई को. अगर डिमांड और सप्लाई का बैलेंस अनइक्वल हो जाएगा, देन प्राइसेस या तो हाई हो जाएगी या एकदम फॉल हो जाएगी. तो वेयर हाउस क्या करता है? स्टेबिलिटी इन प्राइजेस. जब बल्क में प्रोडक्शन आता है किसी भी गुड्स का, मटेरियल का, तो स्टोरेज करके रख देते हैं हम उसको. और जब फिर धीरे धीरे जब डिमांड आती है, जब प्रोडक्शन नहीं होता है और डिमांड आती है, तो स्टोरेज से वो गुड्स निकलता रहता है और मार्केट में आता रहता है. तो इससे डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बना रहता है. तो स्टेबिलिटी इन प्राइजेस में वेयर हाउसिंग की इम्पॉर्टेंट रोल है. इम्पोर्ट टैक्स, मटेरियल जो भी स्टोर होता है वो एक स्पेशल काइंड के वेयर हाउसेस होते हैं, बाउंडेड. तो उससे गवर्नमेंट को क्या मिलता है? इम्पोर्ट टैक्स मिलता है. ग्रेडिंग और पैकिंग. जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देने वाले, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है बिजनेस सर्विसेज,
जो वेयर हाउसिंग की जो सर्विसेज देती है, चाहे वो गवर्नमेंट है, पब्लिक है, प्राइवेट वेयर हाउसिंग है, तो ये वेयर हाउसिंग सर्विसेज हमको जब गुड्स की एक्चुअल सेल का टाइम आता है तो उस समय उनकी ग्रेडिंग और पैकिंग भी करके देती है मार्केट में सेल करने के लिए। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, कई सारे वेयर हाउसेस ओपन हैं इंडिया में और इनमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग रिस्क हमारे रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारा जब भी प्रोडक्शन आ रहा है तो हम उसको स्टोरेज करके रख रहे हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टोरेज को गुड्स को स्टोरेज करने का एक्सपेंसेस ही इतना आ जाए कि जो फार्मर है या जो ट्रेडर है वो उसको मैन्युफैक्चर से उसको लगे कि इससे तो अच्छा मार्केट में लो प्राइजेस पे सेल करना बेटर है, क्योंकि इसको स्टोरेज करके अगर हम आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ अगर सेल कर रहे हैं तो इसके तो चार्जेस ही ज़्यादा लग रहे हैं। तो इकोनॉमिक होना चाहिए वेयर हाउस है, इनफ स्पेस होना चाहिए ताकि गुड्स को, मटेरियल को हम प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकें। टू कीप द मटेरियल वेल अरेंज, मटेरियल को वेल अरेंज करके रखना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए वेयर हाउसिंग का कि कितना गुड्स आ रहा है और कितना गुड्स जा रहा है। कोई एक्सपीरियंस ऑफिसर होना चाहिए जो पूरे वेयर हाउसिंग की फंक्शनिंग को कंट्रोल करे। टाइप्स में हमने देखे थे, गवर्नमेंट वेयर हाउस होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं, पब्लिक वेयर हाउसेस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, रेलवे वेयर हाउस होते हैं, बैंक वेयर हाउस होते हैं, मॉर्गेज वेयर हाउस होते हैं, वेयर हाउसेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, वेयर हाउसेस ऑफ इंडियन फूड कॉरपोरेशन और वेयर हाउसेस ऑफ द वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। इतने तरह के वेयर हाउसेस इंडिया में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज से जो स्टार्ट हो रहा है वो है इम्पोर्टेंस, नीड और एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसेस। हमने इसके फंक्शनिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके टाइप्स जब पढ़े हैं तभी हमको समझ में आ रहा है कि वेयर हाउसिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है। In the present competitive era, only that businessmen who supply the goods on time get success in the business. आज के जो कॉम्पिटिटिव इरा है उसमें वही बिजनेसमैन सक्सेस होता है जिसकी सप्लाई गुड्स की टाइम पर होती है। टाइम का मीनिंग है डिमांड जब होती है, जो डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में सप्लाई करता है वही बिजनेसमैन सक्सेस होता है। It is very essential to store the raw and manufactures material to make its supply on time. ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है कि हम रॉ और फिनिश गुड्स को स्टोर करके रखें जब तक कि उनकी सप्लाई का टाइम नहीं आए। इन द बिजनेस इम्पोर्टेंस ऑफ द वेयर हाउसिंग इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। जो बिजनेस में वेयर हाउसिंग का इम्पोर्टेंस को हम इन फॉलोइंग पॉइंट से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बैलेंस इन डिमांड एंड सप्लाई। अभी हमने डिस्कस करा है कि जो वेयर हाउसिंग के थ्रू मार्केट में डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना हुआ रहता है। इन द मार्केट डिमांड ऑफ सीजनेबल गुड्स ऑकर्स instantaneously. In such a conditions it becomes very essential to store the goods to make balance between the demand and supply, because quick production is not possible in order to meet excess demand. मार्केट में डिमांड ऑफ सीजनेबल गुड्स की हमेशा चलती रहती है। ये नेसेसरी है कि हम क्या करें, गुड्स को डिमांड और सप्लाई में बैलेंस रखें। अगर हम इसमें सप्लाई में नहीं रखेंगे तो क्विक प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता कि एक बार जो गुड्स बन गया है अगर वो पूरा सेल हो गया है या मार्केट में वो वेस्टेज भी हो गया है तो जब उसकी डिमांड आएगी नेक्स्ट मंथ में या उसके बाद तो क्विकली हम उसको प्रोडक्शन नहीं कर सकते, स्पेशली इन क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स में। ऐसा नहीं होता कि फ्रूट्स का अगर हमने एक बार उसका जब सीज़न होता है तब वो फ्रूट्स आते हैं,
उसके बाद में ऐसा नहीं होता है कि उस समय उस टाइम पीरियड में अगर हमने उनको स्टोरेज करके नहीं रखा है तो ऐसा नहीं होता है कि नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 2 मंथ बाद वापस से उनकी क्रॉप्स आ जाती है, तो उनको हमको संभाल के रखना पड़ता है। इसी तरह डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बना हुआ रहता है। स्टेबिलिटी इन प्राइस, जब हम डिमांड और सप्लाई में बैलेंस रखते हैं तो प्राइजेस स्टेबल रहती है। बाय वेयर हाउसिंग थिंग्स इज सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड, कैसे सप्लाई होती है वेयर हाउसिंग से, सब डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होती है। दैट कॉजेज स्टेबिलिटी इन प्राइजेस, और इससे प्राइजेस की स्टेबिलिटी बनी रहती है। बाय वेयर हाउसिंग रॉ एंड मैन्युफैक्चर मटेरियल बिकम अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, वेयर हाउसिंग के थ्रू रॉ और मैन्युफैक्चर मटेरियल को रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल करवाया जाता है जब उनकी डिमांड होती है। थर्ड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ गुड्स। देयर आर स्टिल सच थिंग्स विच इंक्रीज देयर क्वालिटीज विद द कोर्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल राइस, वाइन एक्सेट्रा, दस सच गुड्स आर स्टोर्ड। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी जितना वो ओल्ड होती है उतनी उनकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस एंड वाइन, ये जितने पुराने होते हैं उतनी उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो इस तरह के गुड्स को हमको स्टोर करके रखना पड़ता है। फोर्थ है कन्वीनियंट इन डिस्ट्रीब्यूशन। बाय द सफिशिएंट कलेक्शन ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स गेट ईजी, जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इजीली होता है। प्रोड्यूसर एंड होलसेलर डू नॉट लेट द कंडीशन ऑफ आर्टिफिशियल क्राइसिस, जो भी प्रोड्यूसर होते हैं या जो होलसेलर होते हैं वो आर्टिफिशियल क्राइसिस नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब वेयर हाउस में गुड्स स्टोर होता है तो उसका पूरा गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है कि हमारी कंट्री में कितना गुड्स स्टोर है। जब स्टोरेज पता होती है तो प्रोड्यूसर और होलसेलर अननेसेसरी ये नहीं बता सकते हैं कि गुड्स की क्राइसिस से कमी है, क्योंकि अगर क्राइसिस आ जाएगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और डिमांड इंक्रीज़ होगी और सप्लाई को अगर ये रोक लेंगे, ये बता देंगे कि सप्लाई नहीं है, तो प्राइजेस को हाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरीके से इनको कंट्रोल करती है कि ये आर्टिफिशियल क्राइसिस बता करके अननेसेसरी गुड्स के प्राइजेस बढ़ाए नहीं। फिफ्थ पॉइंट टू गेन मोर प्रॉफिट, गुड्स आर कलेक्टेड बाय द मर्चेंट वाइल द सप्लाई ऑफ गुड्स ईजी, जो गुड्स कलेक्टेड करते हैं मर्चेंट जब सप्लाई का टाइम आता है, दे गेट प्रॉफिट इन फ्यूचर बाय सेलिंग द गुड्स, और वो फ्यूचर में उस गुड्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। व्हेन द सप्लाई इज़ लो, जब सप्लाई लो होती है, हमने देख लिया कि जब प्रोडक्शन आता है तो उसको हम वेयर हाउस में संभाल के रख लेते हैं, जब मार्केट में सप्लाई आती है, डिमांड आती है, तो प्रोड्यूसर उसको धीरे धीरे सप्लाई करता है, और जब वो सप्लाई करता है तो उसको प्रॉफिट गेन होता है। टू एक्वायर लोन, हमने ये पढ़ा था आगे कि वेयर हाउसिंग में जो गुड्स रखा हुआ रहता है उस पर भी बिजनेसमैन लोन ले सकता है। बैंक प्रोवाइड्स लोन ऑन द स्टोर्ड मटेरियल इन द वेयर हाउसेस, अगर सपोज़ आपका वेयर हाउस में 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का गुड्स रखा हुआ है तो बैंक उस पर आपको लोन प्रोवाइड कर देती है। बाय गेटिंग इट्स फार्मर एंड मर्चेंट फुलफिल्स देयर अदर नीड्स, और इसी से जो फार्मर है और जो बिजनेसमैन है वो अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं, अदर नीड्स को। तो यहाँ पर हमारा हो गया 6 पॉइंट। 6 में से एनी 5 पॉइंट आपको तैयार करना है, एनी 5 पॉइंट।